हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और बेसिक ऑफ फ्लो चार्ट की बात की थी। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बताया गया है, ये सबसे छोटा और ट्रिकी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। तो ये क्वेश्चन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। फुल सिलेबस का लिंक भी दिया हुआ है। इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड, कोई भी 2 नंबर लेने कीबोर्ड में और उनकी वैल्यू को स्वैप या एक्सचेंज करनी है, ठीक है, बाय यूजिंग 2 और 3 वेरिएबल। ठीक है, किस तरीके से हम लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये ले लिए हैं, फॉर एग्जांपल हमने ए और बी ले लिए हैं और इनकी वैल्यू हमने रख ली है 5 और 10, और इनकी वैल्यू को हम स्वाइप यानी एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। 10 एंड 5, यानी ए की 5 है और बी की 10 है, तो इसको रिवर्स यानी एक्सचेंज कर देंगे। तो ए की कितनी आ जाएगी 10 और बी की कितनी आ जाएगी 5। इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसेस इसका सेम है। स्टार्ट कॉल इनपुट कर देंगे ए बी, यानी कि 2 वेरिएबल जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया, और हमने 2 वेरिएबल लिए हैं ए और बी। ठीक है, इनपुट ये कर दिए। उसके बाद प्रिंट भी हमें ए और बी करने हैं, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। और ये प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है, इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज करो दोस्तों हमने ये ए बी और सी 3 गिलास ले लिए हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था बाय यूजिंग 2 and 3 वेरिएबल। तो ये हमने 3 गिलास ले लिए हैं। गिलास ए में क्या है, कोक है। गिलास बी में क्या है, माजा है। और गिलास सी हमारा क्या है, ब्लैंक है दोस्तों। तो अगर हम इनकी वैल्यू को रिवर्स करेंगे, यानी कि इनकी वैल्यू को ए और बी को रिवर्स करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हम ए में जो कोक है उसको लाएंगे सी में, ठीक है। सी में हम कोक को लाएंगे, ठीक है। उसके बाद ए हमारा जो है ब्लैंक हो गया, और उसके बाद बी की जो माजा है वो हम किस में ले जाएंगे, ए में ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सी में जो कोक थी वो हम ले जाएंगे बी में, इस तरीके से। तो सी हमारा फिर से ब्लैंक हो गया है। ये सिर्फ आपने यूज किया था बाय एक्सचेंजिंग और स्वैपिंग ए और बी की जो वैल्यू है, ठीक है। अगर हमने ए की वैल्यू बी की वैल्यू से स्वैप करनी है तो हमें एक तीसरे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। जो तीसरा वेरिएबल हमारे केस में क्या है, सी है, ठीक है, सी ग्लास है। तो हमने क्या काम करा, अब इसमें आप देख लेते हैं इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जिसको वैल्यू जाती है उसको क्या करते हैं, उसको असाइन हो रही है लेफ्ट हैंड पे, यानी जिसको वैल्यू जाती है उसको असाइन हो जाती है। ए की वैल्यू यानी कोक किस में गई थी पहले, सी में, तो सी को ए की वैल्यू असाइन हो गई, सी इक्वल टू ए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो बी की जो वैल्यू थी यानी कि माजा थी, वो किस में गई, ए में, ठीक है। बी की जो वैल्यू थी वो किस में गई है, ए में गई है। तो ए को क्या असाइन हो गया, बी की वैल्यू, यानी जिसको जाती है उसको असाइन हो रही है, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। और उसके बाद जो सी में हमने कोक फिर से पलटी थी ए वाली, वो हमने किस में वापस कर दी है, बी में। तो बी को गई, यानी बी को असाइन होगी किसकी वैल्यू, सी की। तो इस तरीके से ये आ जाएगी। तो इस तरीके से ही हमारी ये प्रोसेसिंग होगी जो यहाँ पर हमने यूज की है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद प्रिंट ए भी स्टॉप हो जाएगा। सबसे सिंपल और ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में भी। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ लेते हैं। इनपुट फॉर 500 सेल्समैन, दियर नेम एंड सेल्स। इनपुट क्या करना है, 500 सेल्समैन के लिए दियर नेम और उनकी सेल वैल्यू करनी है। तो डिफाइनिंग फिगर हमने लिख लेने, नेम इक्वल टू
नेम यानी कि एम से रिप्रेजेंट कर लेंगे नेम को, और एस इक्वल टू सेल्स। उसके बाद में देख रहा है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट कमीशन। हमने कमीशन को सी से रिप्रेजेंट कर दिया है और एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग चार्ट। तो इन्होंने एक चार्ट भी प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये देख सकते हैं। इफ़ द सेल्स इज लेस देन 500 देन देर इज़ नो कमीशन। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए। इफ़ द सेल्स आर 500 और एवव बट लेस देन 5000 देन कमीशन इज कंप्यूटेड 10% ऑफ द सेल्स। इफ सेल्स आर 5000 और एवव देन कमीशन इज 500 एंड 12% ऑफ द सेल्स एवव 500। प्रिंट करना है नेम, सेल्स एंड कमीशन। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कॉल हमारा सेम रहेगा और हम कर देंगे सेट द काउंटर। सेट द काउंटर कर देंगे, एक्स की वैल्यू 1। टोटल एम्प्लॉयज़ में कितने हैं 500। तो हम चेक करेंगे यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एक्स इज लेस देन 500। अगर लेस देन है यस यानी कि यस से इनपुट कर देंगे, क्या कर देंगे नेम कर देंगे और उसकी सेल्स वैल्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेल्स रखेंगे, सेल इज लेस देन 500। अगर है येस तो कमीशन आ जाएगा 0। अगर सेल लेस देन है तो नो कमीशन। अगर सेल इज लेस देन 500 यानी कि नो, तो इसका मतलब 500 से ज़्यादा है तो सेल इज लेस देन 5000। नेक्स्ट कंडीशन, अगर येस से यानी 5000 से कम है तो कमीशन कितना लग जाएगा इस पर 10%। तो कमीशन इक्वल टू एस यानी सेल इंटू 10/100, ये कमीशन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अगर सेल्स इज लेस देन 5000 नो है यानी कि सेल जो है 5000 से ज़्यादा है तो कमीशन कितना होगा 500 रुपये। तो हमारा फिक्स कमीशन हो जाएगा 5000 का 10% के अकॉर्डिंग। तो कमीशन कैलकुलेट होगा सी इक्वल टू 500 प्लस एस माइनस जितनी हमारी सेल अब तक हो गई थी 5000। टोटल सेल में से जो 5000 लेस कर दें क्योंकि 5000 पे ऑलरेडी कमीशन कंप्लीट हो चुका है। तो जितनी भी फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे 6000 सेल थी तो 6000 माइनस 5000, 1000 पे 12% हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो 1000 का 12% आएगा 120। तो 500 प्लस 120 620 रुपीज़ का हमारा टोटल कमीशन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम प्रिंट कर देंगे नेम, सेल्स और कमीशन। उसके बाद क्या कर देंगे इंक्रीमेंट द काउंटर। ये एक एम्प्लॉय का आ गया है उस यानी एक सेल्समैन का आ गया है। उसके बाद इंक्रीमेंट द काउंटर कर देंगे और इसके बाद इसको लूप करते जाएंगे। एक्स इज लेस देन 500 नो, और जब ये नो आ जाएगा यानी कि 500 के 500 की कमीशन जो है कंप्यूट हो चुकी है तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इनपुट फॉर 500 एम्प्लॉय देयर नेम एंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच दे रिमेन अब्सेंट। उनके नाम और कितने दिन वो अब्सेंट रहे वो हमें यहाँ पर लेने हैं। एक फॉर अब्सेंट, और यहाँ पे फाइन की एक्चुअली बात की गई है। इफ़ द एम्प्लॉय इज नॉट एब्सेंट एट ऑल ही डज नॉट हैव टू पे एनी फाइन। अगर एब्सेंट है ही नहीं है तो फाइन कुछ नहीं देना। अगर एब्सेंट है मैक्सिमम 3 दिन के लिए तो फाइन फिक्स है 20 रुपीज़ का। अगर एब्सेंट है अप टू 8 डेज फाइन 100 का। अगर एब्सेंट है 8 से ज़्यादा का तो फाइन है 200 का। फाइंड एंड प्रिंट क्या करना है नेम एंड फाइन पेबल बाय ईच एम्प्लॉय। ठीक है, नेम एंड फाइन हमें प्रिंट करना है। तो दोस्तों स्टार्ट कॉल और हमने सेट द काउंटर कर दिया क्योंकि हमें 500 एम्प्लॉय का वहाँ पर देखना है, टोटल नहीं करना, ईच एम्प्लॉय का इन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद कंडीशन देखेंगे एक्स इज लेस देन 500 यानी 500 एम्प्लॉय की अभी तक कंप्लीट हुई है या नहीं है तो यस कर देंगे। यानी कि 5 एक्स जो है एक्स का मतलब है वैल्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय अभी 500 से कम है, येस है यानी उनका इनपुट कर देंगे। इनपुट क्या करेंगे उनका नेम कर देंगे और नंबर ऑफ डेज कितने दिन वो एब्सेंट हैं। उसके बाद
ए फॉर एब्सेंट यानी नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, तो ए इज इक्वल टू 0 यानी कि एब्सेंट 0 दिन है। अगर ऐसा है, इज ए इक्वल टू 0 यस, तो फाइन है हमारा 0, कोई फाइन नहीं देना। यदि इज ए इक्वल टू 0 नो, यानी कि ए की वैल्यू यानी एब्सेंट 0 से ज़्यादा है, यानी कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू 3 डेज होगा। अगर लेस देन और इक्वल टू में 3 डेज यस है तो फाइन फिक्स है 20 रुपीज़ का। अगर नो है तो यानी 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा का मतलब ए इज लेस देन और इक्वल टू एज पर क्वेश्चन 8 डेज है, और 8 डेज में अगर यस है तो फाइन हमारा फिक्स कितना है 100 रुपीज़ का। अगर नो है यानी 8 से ज़्यादा है तो फाइन हमारा कितना हो जाएगा 200 का। उसके बाद दोस्तों हम इनको कनेक्ट कर देंगे 0, 20 और 100 को। उसके बाद प्रिंट से पहले इनको हम कनेक्ट कर देंगे। प्रिंट क्या करना है, नेम एंड फाइन पर एम्प्लॉई। उसके बाद इंक्रीमेंट द काउंटर, आपने पहले देखा होगा। अगर इंक्रीमेंट द काउंटर आपको समझना है तो पार्ट ए देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम इसको चेक सेट द काउंटर के बाद कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे एक्स इज लेस देन 500 नो, यानी कि 500 की वैल्यू हमारी कंप्यूट हो गई है, तो इसको हम स्टॉप कर देंगे चार्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम देखते हैं। इनपुट द नेम एंड बेसिक सैलरी फॉर 100 एम्प्लॉई। इनपुट क्या करना है, नेम और बेसिक सैलरी करनी है। इनपुट 100 एम्प्लॉय के लिए कर दी है। ईच एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ बेसिक सैलरी टूवर्ड पीएफ, 10% कंट्रीब्यूट करता है पीएफ के लिए। प्रिंट और फाइंड करना हमें नेम, पीएफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच एम्प्लॉय एंड ऑल्सो प्रिंट, ऑल्सो क्या प्रिंट करना है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो इसमें 2 चीज़ प्रिंट करनी है, देख रहे हैं ना। पहले प्रिंट करना नेम और पीएफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच एम्प्लॉय, पहले ईच के लिए और फिर टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए। तो देखते हैं, वेरिएबल हमें ले लेने हैं नेम बेसिक सैलरी बीएस, पीएफ प्रोविडेंट फंड और टीपीएफ टोटल प्रोविडेंट फंड। स्टार्ट कॉल सेट द काउंट एक्स इक्वल टू 100, इसमें एम्प्लॉय हैं यानी एक्स इज लेस देन 100 यस, तो इनपुट कर देंगे। इनपुट क्या करना है, नेम और बीएस बेसिक सैलरी। ठीक है, अब हमें उसके बाद क्वेश्चन नंबर है ये 14। ठीक है, इनपुट हमने कर दिया नेम और उनकी बेसिक सैलरी हमने इनपुट कर दी है। तो पीएफ हमारा कितना है, बेसिक सैलरी इंटू 10%। ठीक है, तो पीएफ हमारा कंप्यूट होके आ जाएगा। उसके बाद हम कर देंगे प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, नेम और पीएफ हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इंक्रीमेंट द काउंटर करेंगे। इंक्रीमेंट द काउंटर में हम यहाँ पे एक्चुअली ये तो होगी प्रिंट हमने करा ईच की। ठीक है, समझने के लिए ईच, और ये टोटल के लिए हमने ये तो काउंटर इंक्रीमेंट कर दिया, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हमारे बढ़ते जाएंगे हर बार। और ये टीपीएफ टोटल प्रोविडेंट फंड, तो टीपीएफ इक्वल टू टीपीएफ प्लस पीएफ। एक्चुअली अगर ये आपको समझ नहीं आए तो मैं एक ही आपको एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। तो दोस्तों इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इक्वल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन। ये अपने जो डेप्रिसिएशन को इंक्रीमेंट करते हैं यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, कंपनी अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। तो देख लेते हैं, जब हमारा फर्स्ट ईयर होगा तो फर्स्ट ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी 0 होगी, और डेप्रिसिएशन सपोज अगर हमारी 1 लाख की प्रॉपर्टी है 10% के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये की वैल्यू होगी। और तो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इक्वल टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 0 है और डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर हम जाते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा जो ऊपर हमने फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट किया 10,000 है, और डेप्रिसिएशन हमारा करंट ईयर का 10,000 है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा सेकेंड ईयर में
कितना हो गया, 20,000 हो गया। उसी के बेस पर दोस्तों हम यहाँ पे टोटल प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करेंगे। यानी टोटल प्रोविडेंट फंड कितना होगा, टोटल प्रोविडेंट फंड अब तक का, यानी एक एम्प्लॉय का, हमने एम्प्लॉय 1 के केस में TPF 0 होगा, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है उसकी, सपोज 100 है तो 100 आ जाएगी, और एम्प्लॉय 2 के केस में 100, और एम्प्लॉय सेकंड की कितनी है, 110 है, तो टोटल होती रहेगी। तो ये यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 210। थर्ड के केस में, थर्ड की मान लो वैल्यू 150 है, तो 210 प्लस 150, इस तरीके से ये ऐड करके हमें दिखाता रहेगा TPF। तो ये है कॉन्सेप्ट TPF का, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और जब ये टोटल हो जाएगा, यानी प्रिंट हमारा एक तो ये हो गया है, और दूसरा हमारा जब x इज लेस देन 100, यानी जब x यानी टोटल 100 के 100 एम्प्लॉय की वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी, तो हम तब प्रिंट कर देंगे। प्रिंट सेकेंड टाइम हमें क्या करना है, TPF टोटल प्रोविडेंट फंड, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। मैंने एक्चुअली ये सोल्व ऑलरेडी कर लिए हैं, बिकॉज टाइम कम लगे और आप सिर्फ समझने पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। यह एक कॉलेज है 600 स्टूडेंट हुज रिजल्ट फॉर थर्ड ईयर BCom हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड ऑल पास हो गए हैं। फ्लो चार्ट करना है टू इनपुट एवरेज मार्क्स। इनपुट क्या करना है, एवरेज मार्क्स उनके करने हैं ऑफ द स्टूडेंट, एंड डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच कैटेगरी। कैटेगरी ये हैं पास क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एंड डिस्टिंक्शन, ठीक है। और इसने बताया कि एवरेज कब होंगे, जिसके मार्क्स जो है पास यानी कौन होंगे, जिसके मार्क्स 45% से कम है। सेकंड क्लास कौन होएगा, जिसके मार्क्स 60% से कम है और 45 से ज़्यादा हैं। फर्स्ट क्लास में आएंगे जिसके मार्क्स 60 प्लस हैं और 75 से कम है। और डिस्टिंक्शन कितनी आएगी, जिनकी 75 प्लस मार्क्स हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच कैटेगरी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, सपोज हमारे पास 600 स्टूडेंट हैं, डिस्टिंक्शन कितने की आई, फर्स्ट क्लास कितने की आई, सेकंड कितने की आई, और पास नॉर्मल कितने हुए हैं। सपोज 10% की डिस्टिंक्शन आई, 20 फर्स्ट क्लास से पास हुए, और मान लो 30 ये हो गए, 50 हमारे सेकंड क्लास से हुए, और दोस्तों 10 हमारे बिल्कुल एकदम पास क्लास से पास हुए हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये कैसे निकलेगी, पहले हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने होंगे ईच कैटेगरी में। यानी डिस्टिंक्शन में अगर 60 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने होंगे ईच कैटेगरी में, अगर डिस्टिंक्शन के केस में 60 स्टूडेंट होंगे तो 60/100 इंटू 60/600 इंटू 100। 600 क्या है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द BCom, और 100 क्या है, परसेंटेज के लिए हमने यूज किया है, तो 10% आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट कॉल काउंटर हमने सेट कर लिया है, और x इज लेस देन 600, यस, ठीक है। इनपुट कर लेंगे, इनपुट क्या करना है, एवरेज मार्क्स हमें इनपुट करने हैं। एवरेज मार्क्स हमें यहाँ देखना है, एवरेज मार्क्स इज एवरेज मार्क्स लेस देन 45, यस। तो अगर एवरेज मार्क्स 45 से कम हैं तो किस में चला जाएगा, पास कैटेगरी में। तो यहाँ भी हमने क्या किया है, ये काउंटर जैसे टोटल प्रोविडेंट फंड को हमने काउंटर किया था उसी तरीके से P+1, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे, 42 थे, ठीक है। तो इज एवरेज मार्क्स लेस देन 42, यस। तो यानी 42 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो P की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है पहले केस में, और 1। सेकंड में, अगर सेकंड में मान लो 43 हैं और इज एवरेज मार्क्स लेस देन 45, यस, तो P की वैल्यू अब कितनी होगी, सेकंड केस में 1 होगी, 0 + 1 1 होगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। अब इस तरीके से हम काउंट करते चलेंगे।
और अगर हमारे स्टूडेंट की जो एवरेज मार्क्स हैं वो 55 हैं, नेक्स्ट में इज एवरेज मार्क्स 55 कितने हैं, 45 से ज़्यादा हैं, तो आ जाएगा इज एवरेज मार्क्स लेस देन 45, नो। इज एवरेज मार्क्स लेस देन 60, यस। तो ये हमने पी क्यू और आर एस इस तरीके से हमने सिर्फ क्या बना लिए हैं, ये काउंटर बना लिए हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्लास वाले, ये पास में आ गया, लेस देन 60 तो याद आएगा सेकंड क्लास वाले में, फर्स्ट में नहीं आएगा। और अगर हमारे थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स 65 हैं, इज एवरेज मार्क्स लेस देन 60, यस या नो है, नो आएगा। नो का मतलब मोर देन 60 हैं। और ये मैंने क्या कर रखा है सेकंड पेज पे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इज एवरेज मार्क्स लेस देन 75, यस, आर प्लस 1। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू भी फर्स्ट में 0 रहेगी, आर की 0 + 1 उसके बाद में ऐड होती रहेगी। अगर हमारे एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 80, इज एवरेज मार्क्स लेस देन 75, नो, तो हो जाएगा S + 1। ये सिर्फ पी क्यू आर एस हमने काउंटर के लिए सेट किए हैं, तो कन्फ्यूजन से ना हो। उसके बाद दोस्तों हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट द काउंटर कर देंगे x = x + 1। तो x की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी, 0 + 1, और सेकंड में x की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी। इस तरीके से ये लूप होता रहेगा। कब तक लूप होता रहेगा, जब तक 600 के 600 स्टूडेंट की वैल्यू कैलकुलेट ना हो जाए। दोस्तों ये मैंने जो ये क्या है सर्कल में ए लिखा है, एक्चुअली ये इसलिए हैं अगर एग्ज़ाम में, क्योंकि रजिस्टर का पेज तो हमारा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो आंसर शीट होती है एग्ज़ाम में, उसकी जो सीट होती है वो इस तरीके से होती है, यानी कि इस तरीके से होती है हमारी, ठीक है, लैंडस्केप फॉर्म में होती है, मतलब एक तरह से। तो अगर हमारा पेज फिल हो जाए तो हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो आप जहाँ भी हो जाए इस तरीके से इनको बोलते हैं कनेक्टर या जॉइंटर। तो अगर हमने कोई एब्रीविएशन ऑलरेडी यूज कर ली है उसको यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, उससे अलग कोई कर लेंगे, कुछ भी रख लीजिए यहाँ पे AJM या J कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर किया और सेम जो मैंने यहाँ पर आई है ये इसको कंटिन्यू कर दिया, और ये ही हम सेम करेंगे इसके साथ में, इसको भी सेम इसी तरीके से किया, और इस पर B कर लिया, इस पर A किया, इस पर B कर लिया, और सेम इसी तरीके से ये भी यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इंक्रीमेंट द काउंटर को भी फिर से वहीं ले जाएंगे। ये मैंने लिख रखा PQRS आर ओनली द काउंटर, ठीक है। ये हमने यहाँ से काउंटर सेट करने के बाद इंक्रीमेंट से, यानी कि चेक द काउंटर से पहले कनेक्ट कर दिया है। और x इज़ लेस देन 600, नो, यानी कि 600 के 600 स्टूडेंट की वैल्यू जो है कैलकुलेट हो गई है। अब हमें करना है परसेंटेज डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, परसेंटेज सेकंड क्लास में, और पास परसेंटेज में कितने हैं। तो डिस्टिंक्शन में कितने हैं, डिस्टिंक्शन किनकी आएगी, जिनके कितने हैं 75 से कितने हैं ज़्यादा हैं। 75 में S से रिप्रेजेंट किया था हमने, तो PD परसेंटेज ऑफ डिस्टिंक्शन स्टूडेंट की S / 600 × 100। तो सेम इसी तरीके से हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और पास क्लास में भी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसने बोला था डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच कैटेगरी। तो ईच कैटेगरी में यानी किस तरह से कि डिस्टिंक्शन कितनी है, फर्स्ट क्लास कितने की है, सेकंड क्लास कितने की है और पास क्लास कितने की है। तो प्रिंट करना है PD, ठीक है, पास परसेंटेज इन डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, PS और PP। उसके बाद कर देना है स्टॉप। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। तो ये खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, छोड़ भी सकते हैं, सेम है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कंप्यूट एंड प्रिंट इनकम टैक्स, सरचार्ज एंड एजुकेशन चार्ज and total income tax on each of income of 100 employee, 100 people where income is the input हमारा क्या है यहाँ पे इनकम है,
स्लैब रेट दी गई है अप टू, अगर 1 लाख की इनकम है तो टैक्स कितना है, निल है। और अगर हमारी इनकम कितनी है, अप टू 1.5 लाख है तो टैक्स 10% है, 2.5 लाख है तो 20, और एबव 2.5 लाख है तो 30%। चार्ज सरचार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ द इनकम ऑफ द पर्सन एक्सीड्स 10 लाख। चार्ज एजुकेशन सेस एट 2% ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। जहाँ जहाँ सरचार्ज लग रहा है वहाँ पर, तो आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस तो सभी पर लगता है, चाहे सरचार्ज उस पर्सन पर लगे या ना लगे। अगर सरचार्ज भी लग रहा है तो एजुकेशन सेस टैक्स प्लस सरचार्ज बोथ पर लगेगा। अब इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टार्ट कॉल, सेट द काउंटर, चेक द काउंटर, सेट द काउंटर और क्या करना है, चेक द काउंटर। तो इज एक्स लेस देन 100, यानी 100 पीपल का हमें देखना है, यस यानी कि कम है। इनपुट क्या कर देना है हमें दोस्तों, डिफाइनिंग वेरिएबल आप लिखते चलें, ठीक है। तो आई इक्वल टू इनकम के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। इनपुट हमने क्या कर दिया, इनकम। तो यहाँ देखना है इज इनकम लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, ये कह रहा है येस। तो इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, 0 स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन में स्लैब रेट है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। इनकम टैक्स की करंट स्लैब रेट को आपको नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद इज इनकम लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, नो, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा है। तो इज इनकम लेस देन और इक्वल टू 1.5 लाख, येस है। तो इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स इक्वल टू कितना होगा, आई यानी टोटल इनकम माइनस 1 लाख इंटू 10/100। 1 लाख क्यों है, क्योंकि 1 लाख तक जितनी इनकम थी उस पर तो 0 टैक्स था। जैसे स्लैब रेट होती है ना, 2.5 लाख तक पर नो टैक्स फॉर एग्जांपल। और अगर हमारी 3 लाख की इनकम है तो 3 लाख में से हम कितने कर देंगे, 2.5 लाख माइनस करके 50,000 पर लगाएंगे, जो भी हमारी स्लैब रेट है 5% या 10%, ठीक है। तो उस तरीके से अगर इज इनकम इज लेस देन 1.5 लाख तो नो, यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि अप टू 2.5 लाख है एज पर स्लैब रेट। तो इज इनकम लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख, ये कह रहा है येस, यानी कि येस का मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 फिक्स। 5,000 ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो ऊपर 1.5 लाख थी, 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करने के बाद 50,000 पर 10% के अकॉर्डिंग 5,000 फिक्स हो गया है। उसके बाद 5,000 प्लस आई यानी टोटल इनकम माइनस 1.5 लाख, 1.5 लाख पे मैं पहले ही कंप्यूट कर चुका हूँ, इंटू 20%, ठीक है। तो ये हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इज इनकम लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख, ये कह रहा है नो का मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा है, और 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इस पर क्या लगा हुआ, सरचार्ज भी लगा होगा, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है। तो इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जब 2.5 लाख थी तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस करने के बाद 1 लाख बची, और 1 लाख पर 20% एज पर क्वेश्चन की स्लैब रेट 20% के हिसाब से 20,000 आ जाएगा। 20,000 ये और 5,000 पहला वाला, 25,000 अब फिक्स हो गया। 25,000 प्लस आई इनकम माइनस 2.5 लाख की इनकम इंटू 30%, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2.5 लाख के बाद इज इनकम मोर देन 10 लाख, तो हमें 10 लाख क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हमें क्या लगाना है, सरचार्ज। इज इनकम मोर देन 10 लाख, अगर येस है तो एस आ जाएगा। एस की हम वेरिएबल भी डिफाइन कर देंगे, एस फॉर सरचार्ज। सारे वेरिएबल आप डिफाइन कर दें जो भी एब्रीविएशन हमने यूज की हैं। तो एस इक्वल टू इनकम टैक्स इंटू 5/100, क्योंकि सरचार्ज किस पे लगता है, इनकम टैक्स पे लगता है, ना कि इनकम पर। अगर इज इनकम मोर देन 10 लाख नो, तो सरचार्ज कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद टोटल हमारा क्या आ गया है, इनकम टैक्स आ गया है और सरचार्ज आ गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस किस पे लगता है, इनकम टैक्स प्लस
सरचार्ज दोनों पर इंटू 2% हमारा एजुकेशन सेस है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का देखना है, 3% इनकम टैक्स वाला नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, टोटल क्या देखना है, T4 टोटल इनकम टैक्स। तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया, IT इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, क्योंकि ये हमारा कहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हम कर देंगे इंक्रीमेंट द काउंटर, वही है फर्स्ट केस में इस वाले x की वैल्यू 0 होगी, 0 + 1 1, सेकेंड पीपल के केस में 1 + 1 2। इस तरीके से ये इंक्रीमेंट होती रहेगी, घूमता रहेगा, लूप होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक 100 की वैल्यू कैलकुलेट ना हो जाए। और जब 100 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें प्रिंट करना है इनकम टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस एंड टोटल इनकम टैक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें करनी है प्रिंट, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये पहले ही स्टॉप कर दिया है। जब हमारी टोटल वैल्यू जो है कंप्यूट हो जाएगी तो हम यहाँ पर एक स्टेप एक्चुअली मुझसे मिस हो गया है क्वेश्चन करते टाइम। तो हम यहाँ कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट का जो बॉक्स बनेगा कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। प्रिंट हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेंगे, इनकम टैक्स करना है, सरचार्ज करना है, एजुकेशन सेस करना है और टोटल इनकम टैक्स करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर था। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा इंक्रीमेंट द काउंटर। उसके बाद जब ये वैल्यू 100 कंप्यूट हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं छोटे वाले क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ सम दे देता है, उसके बाद ऐड करने के लिए बोलता है। तो मैंने ये यहाँ पर क्वेश्चन ही लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है। देख सकते हैं, फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यानी सम देखना है, यानी कि इनका जो एडिशन है, ऐड है, वो देखना है, इनका सम देखना है। तो हम लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 2 से 10 तक है। हमें क्या देखना है, सीधा स्टार्ट एंड एंड देन गैप। सबसे पहले देखना है स्टार्ट किससे हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद देखना है इनका गैप। तो इनका गैप कितना है, 2 2 2 2 गैप है। छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये CS के एग्ज़ाम के लिए। तो हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सिर्फ 4 क्वेश्चन देखेंगे, CS के लिए यही रेलिवेंट हैं। तो स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, कॉल कर देंगे और n, इसमें कोई एक्चुअली इनपुट, टेक्निकली इनपुट नहीं है, तो इसका हम अगर रेक्टेंगल फॉर्म में भी बनाएंगे तो वो भी हो जाएगा। n यहाँ पे रखेंगे, n की वैल्यू 2, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है उसी की वैल्यू n = में रखेंगे। तो यहाँ पे हम डिफाइनिंग वेरिएबल कर देंगे n फॉर नंबर और s फॉर सम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिसीजन बना लेंगे कि जैसे कि हमने चेक द काउंटर में किया था, यानी कि n इज n लेस देन 10, इज n क्या है, लेस देन अगर 10 है, इज n लेस देन 10 यस, यानी तो हम क्या करेंगे S फॉर सम। तो सम में क्या आएगा, वही टोटल प्रोविडेंट फंड की तरह। फर्स्ट केस में S की वैल्यू, इस वाले S की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 + n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। सेकंड केस में क्या है, S की वैल्यू कितनी है, 2 है, इस वाले S की वैल्यू, ठीक है, और दोनों की S की वैल्यू, इस वाले S की वैल्यू 2 है। तो उसके बाद हम जो करेंगे, तो S की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 2 + n की वैल्यू अब कितनी है सेकंड वाले में, 4, ठीक है।
2 + 4 कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से ये हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको कर देंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे हर बार n = n+2। n+2 हमारा आ जाएगा और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ले आएंगे और चेक करते रहेंगे। जब हमारी 10 की 10 कंप्लीट हो जाएंगी तो हम प्रिंट कर देंगे s को, यानी कि सम को। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और कितने तक है 39 तक। तो वही देखना है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से और एंड कहाँ हो रहा है 39 पर। गैप कितना है 2 है, यानी सेम गैप होना चाहिए। तो स्टार्ट कोल n = स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, ठीक है। और चेक द काउंटर में इज n कितने तक हो गए लेस देन और इक्वल टू 39 यस से। तो उसके बाद हम इसी तरीके से इसको भी काउंट कर लेंगे। ये एक्चुअली ये वाला जो n+2 रिप्रेजेंट करता है, ये करता है गैप को। यहाँ पर भी इनके बीच का जो गैप है उसको रिप्रेजेंट ये कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको भी यहाँ पर ऐड करके जब ये वैल्यू 39 तक कंप्लीट हो जाए तो प्रिंट कर देंगे सम को। उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ये है 4 + 9 + 14 + 19 कितने तक है 504 तक। इनका भी हम स्टार्टिंग पॉइंट देख लेंगे 4 है और एंड पॉइंट देख लेंगे 504 है। इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस भी इनका इक्वल है, यानी कि 5 5 और 5 का डिफरेंस है। स्टार्ट कॉल कर देंगे, ठीक है। n ये कितना देखना है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और ये चेक द काउंटर n कब तक हो गया 504 तक हुआ है कि नहीं है। अगर 504 तक अभी कम है तो ये ऐड कर देंगे। और n = n+1, यानी n तो ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद गैप हो गया यानी 4 5 9, ठीक है। उसके बाद 9 इसकी वैल्यू आ गई और उसके बाद इसका गैप ले लेगा 9 5 14। इस तरीके से ये ऐड होता चला जाएगा। कब तक होता चला जाएगा जब तक 504 ना आ जाए। तो उसके बाद जब हमारी वैल्यू 504 तक ऐड हो जाए तब हमें प्रिंट कर देना है। और प्रिंट क्या करना है s, यानी कि सम डिफाइनिंग वेरिएबल। इसमें भी दोस्तों हमें लिख देने हैं जो भी हमारी डिफाइनिंग वेरिएबल है, n फॉर नंबर और s फॉर सम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 4th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अब तक जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उनमें जो डिफरेंस था वो सेम था और इसमें डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है 2 + 5 + 10 + 7 17 कब तक है 101 तक। इसको छोड़ें आप। तो 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 3 का। 5 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का। और 10 और 17 के बीच में कितना डिफरेंस है 7 का। तो यानी कि सेम नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे डिफरेंस का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस का डिफरेंस सेम है। यानी 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना 3, 5 और 10 का 5 और 10 और 17 का 7 और 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है और 5 और 7 के बीच का डिफरेंस भी 2 है। यानी डिफरेंस का डिफरेंस सेम है। स्टार्ट कोल n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से, एंड कहाँ हो रहा है 101 पर। तो n = 2 और d फॉर डिफरेंस। तो बिकॉज ये हमारा डिफरेंस भी है तो हम इसको भी सवाल लेंगे d फॉर 3 स्टार्टिंग, डिफरेंस का स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद n इज n लेस देन 101, यानी 101 तक ऐड हुआ है या नहीं। लेस देन है यानी लेस देन में येस आ गया तो इसको इस तरीके से ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर n की वैल्यू अब तक हम लिख रहे थे n+2, यानी 2 क्या था वहाँ पर डिफरेंस था और यहाँ पर डिफरेंस क्या है d है। और d की वैल्यू यहाँ पर क्या है d भी डिफरेंस है और डिफरेंस का डिफरेंस कितना है 2। तो पहले d की वैल्यू आएगी 3 + 2 5 और यहाँ पर 5 आएगा, 5 + 2 7। तो इस तरीके से ये ऐड होते चले जाएंगे।
कब तक ऐड होंगे, जब तक 101 तक ऐड ना हो जाएं, और जब 101 तक ऐड हो जाएंगे तो प्रिंट कर देंगे हम सम को, उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों ये था फ्लो चार्ट की सेकंड क्लास। तो CS के लिए इतना ही रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे, ज़्यादातर यही आते हैं, या फिर जो आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखे थे बड़े वाले, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो SI और CI वाला था 5, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 13 आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये कर लीजिए, मे बी इनमें से कोई क्वेश्चन में आ जाए या इस कॉन्सेप्ट पर बेस आ जाए।